बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल-अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। भरपूर तरीके से उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानियों ने और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फर्जंदान इस्लाम मौजूद हैं उन्होंने ईद और सुन्नत इब्राहिमी अदा की होगी। और अब एक बार फिर से हमारा काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चों की मौजें आपको पता है लंबी चलेंगी। बिल्कुल जी, बच्चों के क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद अब समर वेकेशन भी स्टार्ट ही है, साथ ही हो चुकी थी, तो अब बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जनाब आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क भर में शहरियों ने इतवार को रात को जो है वो ब्लू मून देखा है। और ये ब्लू मून जो है हमें आपके ऊपर भी दिखाई देता है। लंबी छुट्टियों के बाद फ्रेशनेस भी है और कुछ तब्दीलियां भी आप लेकर आई हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये तब्दीली इसलिए लाई, मैंने कहा देखते हैं कि मुझे पहचानते हैं लोग कि नहीं वापस पहचानते हैं। लेकिन पहचान लिया, लेकिन आपने पहचान लिया और आपने भरपूर जिस तरह से आप बता भी रही हैं कि एंजॉय किया। सभी ने एंजॉय किया इस नज़ारे को और लोग अपनी छतों पर चढ़ गए। जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने खूब इसका फ़ायदा उठाया और इसको कैमरे की आंख से महफूज किया। साफ मौसम जो था उसका भी फ़ायदा हुआ ना फाइनली। बिल्कुल जी, और मौसम भी साफ था। शहरियों ने मुकम्मल चांद देखा, वाज़े तौर पर उन्हें दिखाई दिया। और माहिर फल्कियात जो है वो बड़ी दिलचस्पी इसमें रखते हैं। ख़ानदानों के ख़ानदान छतों पर पहुंच गए, फोटोग्राफी की गई। शौकीन जो शहरी हैं इस मंजर को उन्होंने कैमरों की आंख में महफूज कर लिया है। तो माहिरीन फल्कियात के मुताबिक मई में दूसरी मरतबा 2026 के अंदर मुकम्मल चांद नमूदार हुआ है, जिसे फल्कियाती इस्लाम में ब्लू मून कहा जाता है। और ये एक निस्बतन नायाब वाक़या है जो कि अमूमन 2 से 3 साल बाद देखने में आता है। लेकिन हमने 1 मई को देखा, उसके बाद जो है वो अब लास्ट मई का 31 मई को भी हमने लास्ट डे पे भी देख लिया। तो ये एक ही महीने के अंदर 2 बार ब्लू मून का नज़ारा करना यकीनन मुनफरिद था। जी हाँ, और इसको लोगों ने भरपूर एंजॉय भी किया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले तज़किरा होगा बजट का। बजट के बाद महंगाई के नए तूफ़ान या ख़दशा अभी से मौजूद है और हर बार की तरह इस बार भी हम देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से IMF के कंधे पर लगकर ये बंदूक चलाई जाएगी। IMF की हुकूमत को GST बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ देखी जा रही है और सोलर पैनल्स, गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और क्या कुछ महंगा हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे ट्रंप का एक और यू टर्न। ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी में ख़यानत की है और ट्रंप की जानिब से बार बार मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश और ख़यानत पर ख़यानत। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं और ये मामला किस तरह से सेटल डाउन होगा। बिल्कुल। और फिर बात होगी क्रिकेट की। क्रिकेट का मेला कल से लाहौर में सजने जा रहा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच भी गई हैं। सीरीज का दूसरा मैच कल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहला जो मैच है वो पाकिस्तान के नाम रहा और हम किस तरह से इस मोमेंटम को बरकरार रख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे आज दुनिया भर में वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद वालिदैन को खिराज तहसीन पेश करना है। जब वालिदैन बोझ लगने लगे तो बच्चे क्या करें। आज ओल्ड एज होम भरते चले जा रहे हैं, उसमें नाअहली है हमारे बच्चों की। इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और आखिर में आपका फेवरेट सेगमेंट होगा आपके सितारे आपकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं, क्या फ़ैसले करने हैं, किन से इज्तनाब बरतना, ये सब कुछ होगा। लेकिन आगाज़ अब तक की बड़ी डेवलपमेंट बजट की आमद है और उससे पहले हम देखते हैं कि मिनी बजट्स आते हैं, बजट के बाद भी मिनी बजट्स आते हैं और इसमें आवाम पिस कर रह जाती है। लेकिन इस बार ग्राउंड रियलिटी क्या है, IMF की तरफ से वाकई में कितनी सख्ती की जा रही है, क्या क्या शराइत रखी जा रही हैं और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं रिलीफ देने की, ये सब हम ज़ेरे गौर लेकर आएंगे आज। बिल्कुल जी, और हमेशा की तरह इस बार भी IMF के कंधे पर रख कर ये बंदूक चलाई जा रही है। महंगाई ने बजट में टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियाँ महंगी होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि IMF ने किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार कर दिया है। तो क्या हर बार ये IMF के ऊपर डालकर बड़ी जमा हो जाएगी हमारी हुकूमत, और हुकूमत क्या रिलीफ देने जा रही है इसके अंदर जो आइंदा माली साल बजट है 2026-2027। इसके अंदर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब हैं हमारे साथ मौजूद, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेलकम टू शो कहेंगे आपको हारून शरीफ साहब, और आप ही हमारी रहनुमाई कीजिए कि हमेशा की तरह एक बार फिर हुकूमत ने तो ठान लिया है, एक बार फिर भरमार करने का, महंगाई भी बढ़ेगी इससे और ओवरऑल तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन IMF के कंधे पर रखकर ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या वाकई IMF मजबूर कर रहा है? जी, पार्टली दोनों बातें दुरुस्त हैं, लेकिन असल जो मसले की बुनियाद है वो ये है कि पाकिस्तान ऐसी पॉलिसियां नहीं बना पा रहा जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें
एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट पे इन्हिसार कम हो। एंड इसकी वजह से बार बार हम आईएमएफ के पास जाते हैं। आईएमएफ ना तो कोई अवाम की हमदर्दी के लिए आता है, वो सिर्फ आपकी फाइनेंशियल बुक्स को ठीक करने के लिए एक बेल आउट का पैकेज है। उन्होंने कुछ टारगेट्स मीट करने, और एक टारगेट जिसकी हम बात कर रहे हैं जो बजट से लिंक्ड है, वो हमारे बजट का खसारा है। अगर उनको नजर आता है कि खसारा 4% से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है, तो वो आईएमएफ वहां आपसे कहता है कि इसको पूरा कीजिए। अब हुकूमत के पास चॉइसेस हैं कि या तो जो एग्जिस्टिंग लोग टैक्स दे रहे हैं उनको मजीद निचोड़ लें, या महंगाई ज्यादा कर लें, या आप टैक्स का नेट को एक्सपेंड कर लें। जिन लोगों को 70 बरस से हमने टैक्स नहीं लिया उनको ले आए और आप कुछ आमदन बढ़ा लें। अब अगर वो अभी तक तारीख ये बताती है कि हम उनको जो कंस्टिट्यूएंसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको नहीं छेड़ते हैं, और हम पास ऑन करते जा रहे हैं लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम के ऊपर। इस दफा देखते हैं क्या होता है, लेकिन तारीख तो हमें यही बताती है। तो ये जो अनटचेबल्स हैं, ये कब तक इसी तरह से इनको एग्जाम्पशन मिलती रहेगी? इनको सब्सिडीज़ भी इन्हीं के लिए हैं, सबूत की इन्हीं के पास है, और हुकूमत भी इनके ऊपर हाथ नहीं डालती, क्योंकि बहुत से हुकूमत के अपने जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं वो भी इन्हीं का ही हिस्सा हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। और अभी तो हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रिक कार्स हो गए, क्योंकि फ्यूल महंगा हो चुका है तो लोग उस पर आ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस है तो लोगों ने सोलर पैनल्स लगवाए, तो अब उनको भी निर्गे में लाया जा रहा है। तो ये तो पॉलिसीज़ मुल्क के मफाद में भी नहीं है, गरीब अवाम को तो चले साइड पे कर दीजिए। हारून शीर साहब जी देखिए, इस वक्त मुल्क के मफाद में क्या है? जहां तक पावर सेक्टर का ताल्लुक है, हमें अपना एनर्जी मिक्स बदलना है, अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत संजीदा थ्रेट है। हमारा 85% एनर्जी इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें उसको कम से कम 25% को ऑल्टरनेट की तरफ लेकर जाना है। अभी जो बहस चल रही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं या आपके सोलर पैनल्स हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है और आई होप कि ये हो कि आप अक्रॉस द बोर्ड उसकी कीमत जो है कम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ये है जो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ले सकता है, आप उसके लिए कीमत कम कर देंगे तो क्या फायदा होगा ना। आपको तो जो सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंपोर्ट करना और बनाने के लिए इंसेंटिव देना, जो 20-20 लाख की हैं, 30-30 लाख की हैं, जिसको मिडिल क्लास और नीचे के लोग फिर खरीदें, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां तो उस पॉपुलेशन बेस में चलती हैं। सिमिलरली सोलर पैनल के लिए कि अगर कोई बहुत फैंसी बड़े बड़े सिस्टम्स लगा रहा है, उसके पास तो पैसे हैं, लेकिन जो 2 पैनल लगा रहा है आपको उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। एंड आई होप कि आईएमएफ से नेगोशिएशन में हुकूमत ने ये डिस्टिंक्शन की है कि हम ये जो अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे। जो लोग एक थ्रेशोल्ड से ऊपर इस्तात रखते हैं उसको हम टैक्स करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम ये सस्टेनेबल नहीं है कि हम 85% 4 ममालिक से गैस और तेल इंपोर्ट करके चलते रहें। हमें डिमांड भी घटानी है और इस मिक्स को बदलना है, और वो बड़ी तगड़ी मजबूत पॉलिसी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा हारून शरीफ साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आती हैं, ओवरऑल मंडियों में भी इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आई, पाकिस्तान में भी कम की गई। ये बजट से पहले कीमतों को कम किया जाना क्या एक बार फिर से बढ़ाने की एक तरीक़ाकार है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि थोड़ी सी कीमत कम की जाती है और फिर जब बढ़ाई जाती है तो वो डबल ट्रिपल करके बढ़ाई जाती है। तो क्या ये एक टैक्टिस हो सकता है हुकूमत का, अवाम को पहले एतमाद में लिया जाना और उसके बाद फिर उन पर बोझ डाला जाना? जी जी, जो आपका सवाल है ये अवाम का और हुकूमत के दरमियान एक कम्युनिकेशन का गैप रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ऑल्सो ट्रस्ट का लैक, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी जो हैं अनप्रडिक्टेबल हैं, इरेटिक हैं, अचानक बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें से कम कर देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। सो हुकूमत को चाहिए कि बड़ा क्लियरली एक प्लान दे कि भाई ये फार्मूला है, अगर प्राइस यहां जाएगी तो फ्यूल यहां जाएगा, ताकि प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए, लोग प्लान कर सकें, इंडस्ट्रीज प्लान कर सकें, ट्रांसपोर्टर्स प्लान कर सकें। जब आप सरप्राइज देते हैं रात को 12 बजे बढ़ा के, उससे एतमाद गिरता है। अभी भी जो पूरी दुनिया है वहां बहुत कम ममालिक हैं जहां हुकूमत ऑयल की प्राइसेस फिक्स करती है। देखिए, एक इम्पोर्टेड कमोडिटी है, उसको आप कंपटीशन आने दें और देखें, क्योंकि लेकिन हमारा इंसेंटिव ये है कि बड़ा हैवी 40-45% हम उसमें टैक्स लेते हैं। तो वो जो टैक्स आता है, जितनी आप प्राइस बढ़ाएंगे हुकूमत की किटी के अंदर लेवी बढ़ती जाती है। इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन इसको डीरेगुलेट करने की जरूरत है।
मार्केट है, जो सस्ता ला सकता है सस्ता बेचे, जिसके पास महंगा है वो महंगा बेचे, मार्केट डिसाइड करेगी। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा अरुण साहब, ये जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात होती है, क्या ये मुमकिन ही नहीं है या हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है? अगर बढ़ाने की बात की जाए तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? मोस्टली तो हमने देखा कि वो इदारे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है और बहुत ज़्यादा उनके पास ओवर एम्प्लॉयमेंट है, जो भी मसाइल हैं, वो उस तरह से रिटर्न या पे बैक नहीं करते। तो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है या उनकी कारकर्दगी को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? फिर ऐसे कौन कौन से शोबे हैं जिसमें पोटेंशियल है लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस वो लॉस में जा रहे हैं? रियल स्टेट का हमने देखा सेक्टर हो गया, या हमारी जो प्रोडक्शन होगी, हमारी ज़राअत हो गई, ये वो सारी चीज़ें हैं। आपके ख्याल में इन पे काम करके टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है? आप भी कुछ तजावीज़ अगर आप दे सकें। जी, आपके दो तीन सवालात हैं इस एक सवाल के अंदर। पहली चीज तो ये है कि हुकूमत को एक बड़ी क्लियर पॉलिसी देनी है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार चलाना प्रॉफिट वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक टूल है, बहुत से और टूल हैं। आप इदारों को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दे देते हैं, लेकिन आप हुकूमत से तो छोड़िए, ताकि हमारा पैसे से उनके लॉसेस तो पे ऑफ ना हो ना। तो पहली चीज तो ये करने की है कि आप एक मजबूत प्राइवेटाइजेशन को इंडिपेंडेंट करें। ये कभी वजारत नहीं थी, जब वजारत आती है तो सियासत आ जाती है। और उसको आप कहेंगे जी आपने 3 साल के अंदर हमारी बेसिकली इसको ऑफलोड करना है गवर्नमेंट से, ये तरीका होता है, खाली बेचना नहीं, बिकॉज टाइम होता है बेचने का, नहीं होता। दूसरा ये है कि जो हमारा इस वक्त मेन इशू क्या है, इशू ये है कि यंग लोगों को जॉब नहीं मिल रहा। दूसरा इशू ये है कि फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, हमारा अपना इन्वेस्टर एक्सपेंशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पास पैसे भी हैं। ठीक है। अब हुकूमत को यह देखने की जरूरत है कि जो सेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जब आपके अपने लोग नहीं कर रहे तो उनके मसाइल तो हल करें ना। आपकी रिप्रेसिव टैक्सेशन है, एजेंसी ये जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी हरेसमेंट है, इसके अलावा बाकी ममालिक ज्यादा बेहतर इंसेंटिव्स दे रहे हैं। हमें तो पहले अपने लोगों का बेस ऐसी सनत का, जैसे वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जहां हम अच्छे हैं, जी। उसको आगे ले जाना है, जिसको हम प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, जो कंपेटिटिव ही नहीं है। शुगर बीइंग वन ऑफ दोस, जो कंपेटिटिव नहीं है, बहुत अरसे से ऑटो इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं है। इसको आपको जो हाथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ कंपेटिटिव इंडस्ट्री के पीछे खड़े होना है जो कि आगे बढ़ सके। जो पहले बैसाखियों पे चल रहा है, खड़ा नहीं होता और टैक्स पेयर के पैसे पे चल रहा है, वहां अब कैप लग जानी चाहिए, और उसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आप इस पर डिबेट करें। दुरुस्त। अच्छा हारून शरीफ साहब, अभी तो गवर्नमेंट हमारी ये कह रही है कि आईएमएफ की जानिब से जो शराइत रखी जा रही हैं, टैक्स में किसी भी किस्म की कोई छूट नहीं दी जा रही है, उसके लिए हुकूमत एग्री नहीं कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि हुकूमत ने एग्री भी करना है और हुकूमत ने आईएमएफ के मुताबिक चलना भी है, और कुछ अपनी भी तजावीज़ उनकी टैक्स के हवाले से होंगी। आप क्या समझते हैं कि कितना बोझ इस बार इस बजट के आने के बाद हुकूमत अवाम पर डालने वाली है, या आईएमएफ के नाम पर करके अवाम पर डलने वाला है? कितनी महंगाई इस बार फिर होने जा रही है, और आम अवाम इसमें क्या कर सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ जो है उसको दावत हुकूमत ने दी है, उनसे एग्रीमेंट हुकूमत ने किया है, तो सब कुछ उन पे डाल देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपने उनसे एक फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो आप कहें कि जो हमारा उनसे एग्रीमेंट है वो इजाजत नहीं देता, बजाय इसके कहें कि आईएमएफ सब कुछ हमें कह रहा है, क्योंकि आपने मिलकर किया हुआ है। जी, दूसरी चीज ये है कि इस दफा बिल्कुल महंगाई जो है मेरे हिसाब से पिछले साल की निस्बत, क्योंकि ईरान की वॉर का इम्पैक्ट आया है, ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट आया है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऊपर चली गई है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इंटरनल ट्रेड ट्रेन या लोकोमोटिव की बजाय सड़कों पे की जाती है। ये एक परपेचुअल बहुत सालों का पॉलिसी फेल्यूर है। लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा वरी जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर इसेंशियल कमोडिटीज का, क्योंकि हमारा एक इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क है। इंपोर्ट का जब 10 अगर $10 तेल बढ़ता है तो हमारा तकरीबन अच्छा कोई 1 हारून शरीफ अरब साहब, एक डॉलर और का। चीज़,
आपने कहा कि क्योंकि जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं, इस वजह से महंगाई के असरात जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे और अभी मजीद बजट के बाद जो है वो महंगाई होगी। लेकिन अगर हम देखें, एग्रीकल्चर मुल्क है और हम खुद काश्तकारी करते हैं, इसके बावजूद हमारे जो सब्जी फल, जो गंदम है, अनाज है, वो भी यहाँ पर महंगे दामों आम आवाम को मिल रहा है। अगर हम उन ममालिक की बात करें जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत उनकी ज़ाती हैं या खुद निकालते हैं, वो वहाँ पर हम देखें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर नहीं गई हैं। जिस मुल्क की जो मसनूआत होती है वहाँ पर तो वो महंगी नहीं होती है, लेकिन हमारी हुकूमत तो जो चीज़ें हम खुद उगाते हैं, काश्त करते हैं, वो चीज़ें भी आवाम को उन्हीं रेट्स पर मिल रही हैं जिस तरह से बाहर मिलती हैं। जी, इसको हम मार्केट फेलोअर कहते हैं कि जो आपकी अपनी चीज है वो मुनासिब कीमत पे कंज्यूमर के पास नहीं जा पा रही। एक चीज तो समझ आती है, जैसे मैंने अभी कहा कि सब्जियों और फलों की और ग़िज़ाई अजनास की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऊपर चली गई है जब आपका खेत से मंडी तक आती है। लेकिन ये अब हुकूमत का काम है कि ये जो चेन है, सप्लाई चेन, इसको कैसे रेगुलेट करें। हम तो अभी तक अंग्रेज के जमाने में फिर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जाते हैं, वो डंडा लेके वहाँ प्राइस लिस्ट चेक करते हैं और बताते हैं इसको कम कर दो, दुकान को बंद कर दो। ये चीजें तो 50 साल पहले खत्म हो चुकी हैं। अब आप टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये कॉस्ट है, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, इतने की बिकनी चाहिए। जब कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन है, वो खुद डिमांड करता है कि मैं क्यों आपको ठीक। ज्यादा दे रहा हूं। सो ये एक रेगुलेटरी चेंज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब का ये कहना था कि रेगुलेटरी चेंज की ज़रूरत है। हुकूमत क्या करने जा रही है ये तो अब चंद दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि आम आवाम, मुलाजमत पेशा लोग और जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर महंगाई का तूफ़ान कहर बनकर टूटने वाला है। हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, उनको रिलीफ दिए जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे यू टर्न के बादशाह डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। इस पर तफसील से होगी बात इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न ले लिया है और मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन भी तब्दील कर लिया। पहले वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्द फैसला मुतवक्के है, ईरान इसके लिए आमादगी ज़ाहिर कर रहा है, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि ईरान जो है बड़ा अतावला हो रहा है कि जल्द से जल्द इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाएँ। लेकिन अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी गई हैं, जिस पर अब ईरान जो है वो शायद दबाव में भी, बिल्कुल दबाव में भी आ गया। और अमेरिका का प्लान भी यही है कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा होता मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर अब तक सस्टेन किया ईरान ने तो वो आगे भी कर सकता है। मकसद ईरान पर दबाव डालना है, लेकिन वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाएगा, ये क्लेम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ रहा है। तो इस तमाम सिनेरियो पर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहबा का तजिया हासिल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे मॉर्निंग में। क्या लग रहा है, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि एक तरफ नेतन्याहू का दबाव है, फिर कांग्रेस का दबाव है, अपने इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के, चाहे वो अरब ममालिक हों या फिर नेटो ममालिक हों, उनका दबाव अपनी जगह मौजूद है। अमेरिकी अवाम भी तंग आ चुके हैं इस जंग से। तो ये सिलसिला कब तक खींचा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? अल्टीमेटली तो कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। जो ट्रंप ने खुद को जिस दलदल में धकेल लिया है और जो रेजिस्ट नहीं कर पाए, खास तौर पे जो है इजरायली एपैक और ज़ायनिस्ट जो उनके इर्द गिर्द हैं, जिनसे अब वो थोड़ा थोड़ा चिढ़ना भी शुरू हो गए हैं, उनको रेजिस्ट कर लेते तो इस अजाब में ना फंसते। अब एक ऐसी जंग के अंदर वो आ गए जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव जो थे वो ये थे कि ईरान को मुकम्मल तौर पे जो है वो डिसफंक्शनल करना है, वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं होगी और वहाँ पे हमारी अपनी जो है वो हुकूमत हो जाएगी किसी ना किसी तरीके से, तो वो सीरिया बना दिया जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव के साथ आप अपने दिल में रखकर और सामने से आप कहते हैं जी हमारे ऑब्जेक्टिव है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जब आपके जो एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव हैं और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव हैं दोनों आपस में मिलते ही नहीं हैं, तो फिर आप टामक टोइयां मारते हुए ही दिखाई देंगे। आपने ईरान को डिसफंक्शनल करने की कोशिश तो कर ली, उनकी पूरी रिजीम जो है वो ख़त्म करके देख ली, कुछ नहीं बना, वो रिप्लेस हो गई। ईरान वैसे का वैसे खड़ा है। तो अब आपके जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव थे वो तो अचीव नहीं हुए, तो फिर आप अपने सूडो ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं, जिन पे ईरान बारहा बैठ के बात कर चुका है, जिस पे एक बाकायदा पूरा एग्रीमेंट था, जिसमें यूरोपियंस जो थे वो पार्टी थे और जो टीम्स थी वहाँ पे वो इंस्पेक्शन कर रही थी, पीसफुल एक प्रोग्राम चलता जा रहा था।
आप खुद उस प्रोग्राम से बाहर निकले, ईरान ने उस प्रोग्राम से आपके बाहर के निकलने की बाद जो है वो अपनी बचत के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तौर पे जो यूरेनियम है उसको ज़्यादा कैपेसिटी में और ज़्यादा वॉल्यूम में जो है वो उसको एनरिच करना शुरू कर दिया। तो हम्म। ये सारे गड़े आपके अपने खोदे हुए हैं। जिस बिल्कुल। दिन ईरान पे इस दफ़ा जो है वो जंग हुई है मुसल्लत, उससे 1 दिन पहले मस्कत के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो वहाँ पे ईरान बहुत फ्लेक्सिबल था। इवन ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 0% की भी बात हो रही थी। तो हम्म। एनरिच्ड यूरेनियम तो मसला है ही नहीं। वो पाकिस्तान ने इनको रीपैकेजिंग करवा भी दी कि जी ईरान जो है वो मान गया है तहरीरी तौर पे कि वो 3 टू 5% से ज़्यादा यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा, मगर वो अपना दुरुस्त। हक जो है वो रखना चाहता है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखे, अपनी कैपेसिटी भी रखे और अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपने मेडिकल पर्पसेस के लिए वो यूरेनियम को एनरिच करता रहे। हाँ, हम्म। मिलिट्री ग्रेड वो नहीं करेगा। लेकिन ये रीपैकेजिंग जो है वो जब डीप स्टेट को समझ आई, तो उन्होंने कहा नहीं, 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 हमने तो 0% और फिर हमने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है और साथ में इनकी दुरुस्त। जो विल और इनकी एम्बिशन है, उसको भी खत्म करना है। तो इतने अगर जब आपके इंटेंजिबल किस्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव वो हैं ही नहीं जो कि आप हम्म। बयानात बाहर आके अच्छा करेंगे। इसकी 2 चीज़ें हमें समझ आ जी जी। जी जी, डॉक्टर साहबा बोलिएगा। एक तो ये कि जी, जो एक तो ये कि ट्रम्प की फैमिली जो है, वो इत ट्रिलियंस के हिसाब से बिज़नेस कर रही है। एक तो हम्म। मार्केट के ऊपर-नीचे होने से, मार्केट के गिरने से, ट्रम्प के इमीडिएट उनके दामाद जो हैं, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, पूरी अब इस पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जंग और यूक्रेन की जंग जो है, ये दोनों के अंदर वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है उनको मुनाफ़े के मिल रहे हैं, क्योंकि दुरुस्त। अंदर की खबरें उनको पहुँच जाती हैं। तो हर वीकेंड पे ट्रम्प जो हैं, मार्केट को स्टेबल करने के लिए कह देते हैं कि जंग जो है वो किसी नतीजे के करीब है और हम्म। हर मंडे को ये एक पैटर्न है, 7वीं दफ़ा तो मैं देख रही हूँ। जी हाँ। तो दुरुस्त। मंडे के करीब कह देते हैं जी कि हम तो बिल्कुल लचक नहीं दिखाएँगे। हम्म। असल में मसला सिर्फ़ ये है कि ईरान इनकी उम्मीदों के बरखिलाफ़ जो है अपने पैरों पे खड़ा रहा और ईरान अब और इनसे कह ईरान रहा है कि झुकने के लिए यूरेनियम तैयार अब नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अब ये लगता यूं है कि ऑब्जेक्टिव कुछ और हैं। एक तो ये कि जो ऑब्जेक्टिव भी अभी नज़र आ रहे हैं वो हैं किसके, डोनाल्ड ट्रंप के हैं या फिर नेतन्याहू के, किसकी ईमा पर अब इसको मजीद तूल दिया जा रहा है। और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं तो एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं, उनका दिमाग उसी तरह से चलता है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में भूचाल आ चुका है इस जंग के बाद से और किस तरह से प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसी को देख लें कि जिस तरह से वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं और हर हफ्ते भी उनका एक पैटर्न है कि वो मंडे से पहले इस तरह की कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं, कोई ना कोई इस तरह का बयान दे देते हैं जिससे लगे कि दुनिया में सब कुछ ठीक होने जा रहा है और ईरान और अमेरिका जंग खत्म होने जा रही है। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कोई ऐसा बयान भी आ जाता है जिससे लगता ही है, या फिर वो अगला कोई ऐसा लेटर या ऐसी कोई चीज़ भेज देते हैं ईरान को, ऐसे कुछ तजावीज़ भेज देते हैं ईरान को जिसके ऊपर ईरान शायद एग्री करने के लिए तैयार नहीं होता और वो मामला यूं ही लटका रहता है। तो फिर ये मामला बैठेगा किस तरह से, सुलझेगा कैसे, या फिर यूं ही ये जंग चलती रहेगी, ना तो जंग कहलाई जाएगी ना ही पूरी तरह से अमन कायम हो पाएगा, ये यूं ही चलता रहेगा हल्की आंच पर? तो बिल्कुल आपने सही तरफ इशारा किया है, ये काफ़ी अरसे तक इसी तरह हल्की आँच पे ही चलता रहेगा और अगर इसके अंदर स्ट्रैटेजिक पॉज़ भी आता है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई मुआहदा जो है वो कहीं न कहीं हो जाता है, तो भी मैं ये समझती हूँ कि वो भी एक स्ट्रैटेजिक पॉज़ होगा, ये 10-15 साल बाद दोबारा, या अब टाइम फ्रेम तो ज़ाहिर है यहाँ पे अभी आउट ऑफ हेड जो है वो मैं दे रही हूँ। तो वो उसके बाद ये दोबारा ज़रूर आएँगे और ये ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये नेतन्याहू के भी हैं और ये हम्म। अमेरिका के भी हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बायपार्टिसन हैं, कि अगर चाइना हमारा पीयर कॉम्पिटिटर है और चाइना को हमने किसी न किसी तरीके से इस दौड़ से पीछे करना है, तो हमें चाइना के इर्द-गिर्द और ख़ास तौर पे रशिया और चाइना की जो नो लिमिट पार्टनरशिप है, इनके इर्द-गिर्द जंगें लगाए रखनी चाहिए, ताकि हम इनको एंगेज रखें और फिर हम इस तरह से चाइना को और रशिया को बॉग डाउन करते हुए कंटेन करेंगे। तो ये तो ब्रॉडर प्लान है। ईरान में हम्म। लगाएँगे, वेस्ट की बहुत ज़्यादा जो है इमा अफ़गानिस्तान में है, जिसमें आपने देखा रिसेंटली रशिया ने इंटरवीन किया और कहा कि जी, ये स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा
वेस्टर्न और फिर वहाँ से इज़राइली और फिर वेस्टर्न बैक इंडियंस, तो ये सारे जब ताने-बाने इकट्ठे होते हैं तो फिर रशिया ने इंटरवीन किया कि इन तालिबान के साथ बैठकर बात की जाए। तो बात असल में सिर्फ़ यही है कि आपका असल दुश्मन कौन है, वो है चाइना, और फिर असल दुश्मन के लिए आपके छोटे-छोटे दुश्मन जो आप कोलैटरल बनाना चाहते हैं, वो हर रीजन में मौजूद हैं, और उनके अंदर आपके कोई भी ऐसे मंसूबे नहीं हैं जिनको आप कहें जी मेरा ये मुतालबा है, मेरा वो मुतालबा है। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि वो मुल्क अपनी उस हालत में और उस हुकूमत के साथ जो हमारे साथ फ्रेंडली नहीं है, एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए। या तो वो एग्ज़िस्ट करेगा तो हमारी मर्ज़ी की हुकूमत से, हमारी मर्ज़ी के तरीके से, वरना एग्ज़िस्ट ना करे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बिल्कुल सही। ये उम्मीद से बरअक्स जो है, ईरान ने आगे से इनको रिटेलिएट किया है, और ये इनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो इनको समझ नहीं आ रही कि अब वापस अगर पलटे तो क्या करें? तो फिर एटलीस्ट बयान तो देते रहें कि हम इसको न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे। अब तो ये मज़ाक भी नहीं है, इस पे हँसी भी नहीं आती, क्योंकि एक जी। मुल्क जो ये कह रहा है कि मुझे न्यूक्लियर नहीं होना है, अगर दुरुस्त। होना होता तो मैं हो चुका होता। तो आप एक ही बात के ऊपर जो है वो कह रहे हैं जी कि ईरान का कहना ये है कि लेबनान पे जंग बंद करिए। जी हाँ। हमारे 24 जो बिलियन डॉलर आपके पास फ्रीज़ हैं, उनमें से 12 इमीडिएट जो है वो हमारे रिलीज़ कीजिए, और स्टेट ऑफ होर्मुज़ को भूल जाइए। स्टेट ऑफ लेकिन होर्मुज़ इन हम सब चीज़ों पे आने की ऑपरेशनलाइज़ बजाय करेंगे। कोई नया शोशा छोड़ दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन ये जो मामला है लुबनान वाला और ग्रेटर इसराइल का नापाक मंसूबा, उसे तो हम देख रहे हैं कि बड़ी शदोमत के साथ पूरा करने की कोशिशों में इसराइल मसरूफ़ अमल है। और जनूबी लुबनान में हमने देखा है कि सियोनी कब्ज़ा करते हुए 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने की बातें अमन की सूरत में ईरान के साथ, और दूसरी तरफ ये जो वारदात मुसलसल हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से की जा रही है, निहत्ते लिबनानियों को मारते हुए, फ़लस्तीनियों के ऊपर तो वैसे ही ज़िंदगी तंग कर दी गई है, ज़मीन तंग कर दी गई है। तो ये खेल जब तक जारी रहेगा, मुस्तकिल अमन की हम तवक्को कर सकते हैं इस खित्ते में या पूरी दुनिया में, डॉक्टर साहबा? हम मुस्तकिल अमन पे काम कर रहे हैं। मैं बारहा ये कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान उसका फ़ोर रनर है। हम रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया और जो हमारे गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, हम इस पूरे रीजन का एक अपना सिक्योरिटी प्लान जो है उस पे काम कर रहे हैं, और ऐसे कामों में टाइम लगते हैं। हम इस रीजन के अंदर किसी किस्म की कोई पोलिसिंग जो है, हमें किसी किस्म का कोई आउटर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो है वो नहीं चाहिए। तमाम कंट्रीज़ अपने फंक्शनल रिलेशंस को रखते हुए, इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे बिलीव करते हुए, अपनी सिक्योरिटी को खुद मैनेज करने की जो है वो बात हो रही है। वो बहुत एम्बिशियस प्लान है जिसको पाकिस्तान लेके चल रहा है, जिसके अंदर एक लिंचपिन है, वो है ईरान का मसला जो है वो फ़िलहाल उसको कहीं न कहीं किसी सिमत में उसको बैठना ही पड़ेगा, भले वो कुछ टाइम के लिए ही हो। लेकिन वो मसला जो है वो उसी तरह हॉट है। तो जो अगर हम ये सारी चीज़ों के डॉट हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऑफ़ कोर्स जो इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो हल तो इसका यही है कि हम अपना एक इंडिजिनस सिक्योरिटी प्लान बनाएँ, जिस पे गल्फ़ के कंट्रीज़ अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफ़ाई करें, जिस पे हम जो हैं इस रीजन के अंदर जो इरिटेंट्स हैं उनका मुकाबला करें, और फिर इसको आगे लेके चलते हुए हम इस रीजन को इस तरह से कंसोलिडेट कर दें कि फिर कोई हेजमॉन जो है वो उसके लिए यहाँ पे कोई वैक्यूम बचे ही नहीं। जहाँ तक इसराइल का है और उसके मंसूबे हैं, तो अपार्टाइड इस तरह की जो भी एंटिटीज़ होती हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। ये फॉर द टाइम बीइंग तो ये सब करते हैं, और ऑफ कोर्स जब ये कर रहे होते हैं तो बहुत से लोगों की इसके अंदर जो है उनकी शमूलियत होती है, ये अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर लेबनान की गवर्नमेंट रेज़िस्ट करे इज़राइलियों को और ये ना मानती कि उसके पास एयर फ़ोर्स नहीं होगी, इज़राइल की ये भी तो फ़रमाइशें हैं कि मेरे अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले मुल्कों के पास कोई प्रॉपर मिलिट्री नहीं होगी, एयर फ़ोर्स तो बिल्कुल नहीं होगी। तो उनके पास जवाबी हमले करने के लिए एक तो पॉलिटिकल विल भी नहीं है, जो लेबनीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और कैपेसिटी भी नहीं है। तो हिज़्बुल्लाह जितना रिटेलिएट कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं जी हमने सीरिया की तरफ जो गोलान हाइट्स पे बफर ज़ोन बनाया था, वैसा ही बफर ज़ोन बना रहे हैं। तो गोलान हाइट पे जब बफर ज़ोन बनाया था तो बिल्कुल, बशार और अल-असद के अगर ना रोका फॉल जा के बाद सका डॉक्टर साहिबा इजराइल को, तो फिर यूं ही होता रहेगा, एक के बाद दूसरे की बारी और दूसरे के बाद तीसरे की बारी। एक तरफ ईरान को एंगेज किया जा रहा है, पूरी को इस तरफ लगाया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की जंग किस करवट बैठती है, कब ख़त्म होती है, और दूसरी तरफ अपने मकासद भी पूरे किए जा रहे हैं, वो लेबनान हो, गाज़ा हो और दीगर ममालिक के ऊपर भी नज़रें इस वक्त लगाए बैठा है इसराइल और साथ ही साथ अमेरिका भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।
बहुत ही खूबसूरत तज्जिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस जंग का खात्मा हो पाएगा। और जो लेबनान के साथ हो रहा है वहाँ पर भी निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, और गाज़ा के अंदर तो पहले से ही हम देख रहे हैं कि जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उनकी भी दादरसी के लिए कुछ किया जा सकेगा, उनका मामला भी उठाया जा सकेगा, क्योंकि ईरान अकेला जब तक लड़ता रहेगा तब तक शायद अमेरिका और इजराइल को इसी तरह से छूट मिली रहेगी। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी क्रिकेट पर। ऑस्ट्रेलिया की टीम और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैचेस हैं, उसका इनकाद अब लाहौर में होने जा रहा है। कितने भरपूर ये मैचेस होंगे, इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए क्रिकेट की। पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अब भी देखते हैं कि जीत का मोमेंटम कैसे जारी रहता है, क्योंकि कौमी टीम की जानिब से बाबर आजम और गाजी गौरी ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और बिलतरतीब 69 और 65 रन इन्होंने पहले मैच में स्कोर किए हैं। और टीम की फतह में अहम किरदार भी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने किया है। तो इस मैच में नौजवान खिलाड़ी इरफात मिन्हास ने भी तारीख रकम की है और अपने वनडे डेब्यू में वो 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर भी बने हैं। तो ये एजाज़ात पाकिस्तान को हासिल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा संग मील करार दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुँच चुकी हैं और आज से बाकायदा उसका आगाज़ भी हो जाएगा। उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमाद सदीकी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शो कहेंगे हमाद भाई आपको। और हमाद भाई, जो जुनेद भी कह रहे हैं कि जीत का जो मोमेंटम है इसको बरकरार रखना होगा। पहले तो हमने जिन 2 खिलाड़ियों का नाम लिया कि इन्हीं की बदौलत हमने ये मैच जीता है, इन्हीं के सर ये जीत का सेहरा जाता है। आप क्या समझते हैं, टीम वर्क था या वाकई सिर्फ इन्हीं दोनों का, या बॉलर का भी कोई किरदार रहा? क्योंकि वैसे तो बॉलिंग लाइन हमारी आजकल उस तरह की नज़र नहीं आती है जिस तरह पहले कभी हुआ करती थी। जी हाँ, 2 नहीं 3 खिलाड़ियों के सर जाता है। सुफियान मुकीम को तो हमने नहीं खिलाया, लेकिन अगर हम उनको भी खिला लेते स्पिन फ्रेंडली पिच, तो आपने देख लिया कि अरफात मिन्हास, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, उनको मौका दिया गया और ऑन डेब्यू 18 रन भी बनाए बैटिंग करते हुए और नॉट आउट गए, सबसे बड़ी बात। लेकिन ट्रम्प कार्ड क्या था? उनकी स्पिन बॉलिंग थी, जो पाकिस्तान हमेशा से अपनी होम सीरीज में स्पिन पिचेस बनाता है। और ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इन टीमों को उनके लिए, क्योंकि एलियन कंडीशन होती थी पहले, लेकिन जब से ये टीमें सब कॉन्टिनेंट में आके लीग क्रिकेट खेलना शुरू हुई हैं तो वो यूज टू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक तो 1000वां मैच, 1000 मैच, और डेब्यू में इससे पहले हैरत होगी आप सबको कि किसी पाकिस्तानी बॉलर ने 5 विकेटें नहीं हासिल की। जाकिर खान ने 4 आउट किए थे, कादर हैं, फिर और बहुत से अबरार हैं। लेकिन 1984 के बाद से अब ऑलमोस्ट 42 इयर्स, बहुत लंबा अरसा है, और ये एक ऐसा टैलेंट निकल के आया है कि जिसको कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि वन ऑफ मैच खिला के, हो सकता है अगले मैच में कामयाब ना हो सकता है अगले मैच में एक्सपेंसिव हो, लेकिन उसने अपना टैलेंट दिखा दिया। तो अपने टैलेंट को पॉलिश करना और मैच विनर बनाना, ये जो पॉलिसी मेकर है उनका काम है कि इसको कंसिस्टेंट रन दे। इसी तरह सुफियान मुकीम इनके साथ अगर इन टैंडम बॉलिंग कर रहे होते ये दोनों, तो आपको, और ऑस्ट्रेलिया शायद 150 भी ना कर पाती। और ऑस्ट्रेलिया, हम अगर देखें, हम अपने कहते हैं कि यंगस्टर्स को अपने होम सीरीज में मौका देना चाहिए। मैं यहाँ चाह रहा था कि समीर मिन्हास भी होते, फरहान यूसुफ भी होते। वो पाकिस्तान की ये 2 यंगस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनके साथ साथ सुफियान भी की। होम सीरीज में आप अपने यंगस्टर्स को मौका देते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस सेट अपनी कंडीशन में खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड, आपने देखा 5 प्लेयर नहीं थे उनके, तो ये ब्रेव डिसीजन होता है। वो क्यों? कि वो अपने अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। हम अपने वर्ल्ड कप की तैयारी इस तरह कर सकते थे कि ऐसी पिचेस पे मैच खिलाए जाते जो साउथ अफ्रीका, कीनिया, जिम्बाब्वे, नैरोबी में जाके हमने वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने हैं। तो उसकी तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो वर्ल्ड कप हो जाएगा, उसके 15 दिन पहले कैंप लगाने से तैयारी नहीं होती। अब ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, 5 प्लेयर नहीं थे। अगर उनकी बॉलिंग लाइनअप उठा के देखें, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस उनके कैप्टन नहीं है, जॉश हेजलवुड, ये ट्राई है उनका फास्ट बॉलिंग का, ये तीनों नहीं थे। फिर स्टीवन स्मिथ नहीं थे जो उनके बैकबोन है, वेटरन। ग्लेन मैक्सवेल मान लिया आउट ऑफ फॉर्म है, वहां पे नाम नहीं खिलाया था। हमारी टीम में ग्लेन मैक्सवेल होते तो अगले 5 साल और खेल रहे होते, क्योंकि हमने नाम खिलाने होते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम की कमजोरी का फायदा हमने उठाया, यूं कहा जा सकता है हमाद भाई। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया की एक वीक यंग टीम आई है और इस पे आपको 3-0 जीतना चाहिए। आप इसको मौका नहीं दे सकते, आपको उनकी वीकनेसेस नजर आ गई हैं। लेकिन कदाफी स्टेडियम लाहौर में पिच जो है रावलपिंडी से डिफरेंट है। वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल जो है उसकी पिच बनाई जा गई है कदाफी स्टेडियम लाहौर में, तो ऑस्ट्रेलियन के लिए वहाँ एडजस्ट करना आसान होगा, क्योंकि वो बाउंस, टर्न, पिच सब कुछ उनको पता होगा इस पिच पे। और मानस लबुशेन जो कि पाकिस्तान सुपर लीग खेल के गए हैं, वो इनसाइट दे रहे हैं पिचेस की, प्लेयर्स की,
तो उनका टीम में रहना ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान को क्या करना है, देखिए पहला मैच 200 पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया। मैं चाह रहा था ये 200 जो है आप मॉडर्न क्रिकेट खेलते हुए 30 ओवर में करके दिखाते, और आपकी 2 ही विकेट जब तक बाबर और गाजी गौरी बैटिंग कर रहे थे, और आप इनको फिनिश करके जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। अब T20 का आपको झलक यहाँ पे ये नजर आती है कि साहिबजादा फरहान और मां सदाकत जो है वो T20 के प्लेयर हैं, और वो टेम्परामेंट और पेशेंस का फुकदान। देखिए प्रेशर कोई नहीं था, आपने बारी लेनी थी और लंबी बारी लेनी थी, जिसमें बाबर ने लिया टाइम, क्योंकि बाबर के लिए आइडियली सूट करता है 200 रन चेस करने हैं, आप विकेट पे स्टे करें, आराम से रन बन जाएंगे। प्रेशर वहां होता है जब आपको यहाँ पे 200, 250 से 300 चेस करना होता, थोड़ा रन रेट आपको तेज रखना होता, तब मैं कहूंगा कि आपको बड़े शॉट खेलने। यहाँ पे प्लेयर्स का गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं क्यों छक्का मारने की कोशिश करूं, मैं सिंगल डबल, हाँ मौका मुझे मिल जाए, मैं अपनी विकेट थ्रो, देखिए अपनी विकेट की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी, मैं अपनी विकेट थ्रो नहीं करूं, और जब मैं बार बार कंसिस्टेंसी के साथ लंबी नहीं खेलूंगा तब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। और टीम की कॉम्बिनेशन जेल इन, वो कहते हैं ना कि एक अच्छा मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर आपका जब रन बना रहा होता है तो आप बड़े से बड़ा टोटल हर मैच में चेज करें, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होता है। लेकिन अगर टॉप पे आपको अच्छा स्टार्ट, हम मिडिल ऑर्डर को कहेंगे कि आप यहाँ से रीबिल्डिंग करें और फिर लोअर ऑर्डर से कहें कि आप हर मैच में जाके छक्के चौके लगाते, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो यहाँ पे प्लेयर्स को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और फास्ट बॉलिंग की मैं बात करूंगी, गलत होती है कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह चले मजबूरी है, कप्तान है, और इसके साथ हसन अली और नसीम शाह, ये हर दफा पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ का ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा, ये जो आपने शाहीन शाह का कहा कि मजबूरी है, कैप्टन है, तो इतनी क्या मजबूरी है कि मतलब वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे और काफ़ी अरसे से नहीं कर रहे, इसके बावजूद ना सिर्फ वो टीम का हिस्सा है बल्कि कैप्टन भी है। बस वही मजबूरी यही ना कि कैप्टन है, आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आपने गलत कैप्टन बना दिया है। सियासी जवाब दिया है, खैर कोई बात नहीं हमाद भाई, हम इस सियासी बयान को समझ सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, बहुत ही कमज़ोर प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए आए हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, सेवेदास। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और आज हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है गुर्दे। गुर्दे इंसानी जिस्म का एक बड़ा ही अहम उज़ू है और जो खून को साफ़ करते हैं, जिस्म से फाजिल मादों को, इजाफी पानी को खारिज करने और नमकियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अपना बुनियादी किरदार अदा करते हैं। लेकिन आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 30 से 70 लाख अफराद हैं जो गुर्दों के नकारा होने के बायस जान की बाजी हार जाते हैं, या और बड़ी ही संगीन अमराज हैं जो कि गुर्दों के हवाले से लाहक हो जाती हैं। इंसान को जब गुर्दे आपके काम नहीं करते तो फिर आपका पूरा जो सिस्टम है इंसानी वो फेल हो जाता है या उस तरह से काम परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से इसको गुर्दों को सही रखा जा सकता है, उनकी हेल्थ पर काम करना कितना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा एक और मसला इसमें यह भी दरपेश है कि बहुत से लोगों को इसका इल्म ही नहीं होता कि उनके गुर्दे काम करना छोड़ चुके हैं। तो अलामात क्या हो सकती हैं, क्या वो सिम्टम्स हैं, क्या वो अलामात हैं जिसको देख के आपकी रेड लाइट जलनी चाहिए और आपको फौरी तौर पे उसकी ना सिर्फ टेस्ट करवाने चाहिए बल्कि अच्छे तबीब से उसके लिए इलाज का भी कोई ना कोई रास्ता तलाश करने की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर जमील मेहरवी साहब हैं, नेचुरोपैथ स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको हम देखते हैं बहुत सारे चैनल्स में, आपको सबसे पहले कहेंगे तो आपकी ये जो नेचुरल, जो इंसान जिसकी बहुत दूर जा चुका है वो दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहा है अपनी नेचर और नेचर के ज़रिए इलाज, तो गुर्दों का जो आर्जा है, क्या इसका इलाज भी नेचुरल मेडिसिन के ज़रिए या नेचर के ज़रिए किया जा सकता है? क्या मुमकिन है? बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली ये है कि हम इसका आगाज़ कुरान के कायद से करते हैं कि सूरह रूम में उसके चैप्टर नंबर 30 में वर्स 30 में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दील खल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो मेरा एक प्रोजेक्ट है, WNO एक इदारा है अमेरिका में, हमने उसको रजिस्टर किया, वो पूरी दुनिया में हम उसमें काम कर रहे हैं। तो उसको मैं वर्ल्ड डायरेक्टर जनरल के तौर पे WNO, तो हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा उसमें टॉपिक है वो पूरी दुनिया में वो ये है, बैक टू नेचर। हमें फितरत की तरफ वापस लौटना है। फितरत से दूरी इख्तियार करते करते हम इतनी दूर जा चुके हुए हैं कि अब आपने तो ये वर्ल्ड लेवल की रेशो दी, हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान में इसका जो है ना 15 से 20 लाख लोगों के गुर्दे सालाना ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर चले गए हुए हैं, कभी हम ब्लैक कलर की ले रहे हैं, कभी हम
ब्लू कलर की ले रहे हैं, कभी हम रेड कलर की ले रहे हैं, कभी हम ऑरेंज कलर की ले रहे हैं। तो ये सारे जितने भी कलर्स हैं पब्लिक जानती है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कलर्स से पता है उनको जो जो इस पर एडिक्ट हैं। तो ये आपके किडनी फेलियर का सबब बन रही है। उसके बाद आपके पेन किलर जो अंधाधुंध है, इसका इस्तेमाल आपके लिए किडनी फेलियर का बायस बन रहा है। उसके बाद आपकी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है, यानी अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी इसमें पीछे नहीं हैं, बहुत सारे फहरिस्त हैं। आए दिन आप देखते हैं दुनिया में कि कोई ना कोई ड्रग जो है वो हर वीक में 1-2 ड्रग्स बैन हो रही होती हैं। तो वजह कभी आपने देखा कि नेचुरल मेडिसिन भी कोई बैन हुई हो? तो फितरत नेचर पे जिस पे अल्लाह ताला ने बनाया, और कुरान के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें, वो चीज़ें नेचुरल हैं, केमिकल नहीं है, या एंटीबायोटिक्स नहीं है, या पेन किलर नहीं है, या स्टीराइड्स नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो हमें उन चीज़ों की तरफ वापस लौटना है। ये चीज़ तो हमें बड़ों से भी पता चलती है, और अब जिस तरह से साइंस भी इसके ऊपर बड़ी तहकीक करके बता रही है कि नेचुरल चीज़ें जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते रहें, अपने गुर्दों को भी नुकसान पहुँचाएं और अपनी हेल्थ को वैसे भी ओवरऑल हम नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन उन नेचुरल मेडिसिन को लेने के तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हैं, हर एक का तरीक़ाकार बताने का भी मुख्तलिफ है। हमारे पास बहुत सारे हकीम ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने अपने तरीके से मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं। वैसे तो नेचुरल मेडिसिन नुकसान नहीं देती है, लेकिन उसका तरीक़ाकार यूज़ का जो है वो भी बड़ा एक तरीका होता है। अगर उस तरह ना ली जाए तो फ़ायदा भी नहीं देती है। तो फिर हमें गुर्दों को अगर नुकसान पहुँच चुका है, उसके बाद हमें नेचुरल मेडिसिन कौन कौन सी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ हैं मौजूद हमारे पास, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए उसको रिवर्स कर सकते हैं। देखिए आपके पास घर में ज़ीरा सफ़ेद मौजूद है और सब्ज़ इलायची मौजूद है। सिर्फ 2 चीज़ों का आप कहवा बना लें, यानी आपने ½ टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद लेना है और 3 छोटी सब्ज़ इलायची लेनी है। इलायची को खोल के, तोड़ के या काट के, यानी डालनी साबित ही है लेकिन खोल के डालें। 3 सब्ज़ इलायची डालें और आधा चम्मच ज़ीरा सफ़ेद डालें। दोनों को आप 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप इसको बॉयल करें। जब ये पकता हुआ आधा गिलास पानी रह जाए तो इसे नीचे उतार लें, इसको छान लें, हस्बे ज़ायक़ा शहद डाल लें या गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डाल लें थोड़ा सा, और उसके बाद इसको नीम गर्म जो है ना ये पीना चाहिए हमें सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते वक्त। ख़ास तौर पे जिनके किडनी फेलियर्स हैं, जिनके UTI प्रॉब्लम है, जिनका पेशाब नहीं आ, जितने लोग यानी जो लासिक्स और स्पेरोमाइड और इस तरह की पेशाब आवर दवाइयों पर लगे हुए हैं, उसका बेहतरीन नेचुरल वे में अल्लाह ताला ने हल दिया हुआ है। केमिकल से भी जान छूटेगी और सारी उम्र खाने वाले दवाइयों से भी जान छूटेगी। तो ये कावा लेना चाहिए जिनका पेशाब बिल्कुल बंद है, ख़ासतौर पे जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, जो जाके ब्लड वॉश करवा रहे हैं, और कौम ये समझती है और डॉक्टर भी उनको ये कहते हैं कि आपके गुर्दे वाश हो रहे हैं। गुर्दे कभी किसी के आज तक पूरी दुनिया में गुर्दे वाश नहीं हुए। डायलिसिस का मायना होता है हीमोडायलिसिस, यानी खून साफ करना। आपका क्रेटिनाइन बढ़ गया, आपका यूरिया बढ़ गया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन बढ़ गया, जिस्म के अंदर फासद मादे बढ़ गए, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही किडनी, उसको किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं वो चोक हो चुके होते हैं। तो चोक होने की वजह से, हालांकि अल्लाह ताला ने एक गुर्दे में 10 से 12 लाख, दूसरे में 10 से 12 लाख, टोटल 20 से 24 लाख फिल्टर दे के भेजा, और ये इंसान इसी दुनिया में 900 साल, 950 साल, 1000 साल भी, 500 साल भी, और हमारे बड़े 150 साल तक तो जिंदा रहे ना, किसी के गुर्दों का मसला नहीं हुआ। अभी आप ये अंदाज़ा करें कि छोटे छोटे बच्चे मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं कि उम्र कितनी है, 2.5-3 साल है, 4 साल है, किडनी फेलियर हो चुकी है। इसकी रीजंस एक तो ये डॉक्टर साहब रेशो इतनी बढ़ क्यों गई है, दूसरा फिर वही चीज़ कि हमें अलामात कैसे पता चलेंगी कि हमारे गुर्दे अभी आगाज़ है इनके अंदर ख़राबी का, ताकि उसको वक्त पे डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए। देखें, एक तो जब आपके चेहरे पे सो जाएगी, स्वेलिंग होगी, और आपके पाँव पे स्वेलिंग वगैरह हो, और आपके पेशाब में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाए, पेशाब कम होना शुरू हो जाए, जल के आना, बर्निंग, तो हमें इसका जो है ना वो यूरिया और क्रेटिनाइन, ये 2 टेस्ट हैं, ये ज़्यादा करवाए जाते हैं। GFR जो है वो नहीं करवाते, तो GFR टेस्ट भी करवाना चाहिए, जो कि आपके किडनी के अंदर के फिल्टर्स को बताएगा कि आपका गुर्दे पेशाब कितना बना रहे हैं। हो सकता है आपका शुरू में पेशाब ठीक आ रहा हो, लेकिन जब आप यूरिन टेस्ट कराएं तो अगर उसमें pH वैल्यू जो है वो 5 पे आई हुई है, जो कि 7-8 पे होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके यूरिन के अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा आ रही है और पेशाब बहुत थोड़ा आ रहा है। और GFR अगर आप देखेंगे तो वो अगर आपका 110 अबव रहना चाहिए, अगर 110 से अबव है तो आप एक नॉर्मल है, आपके गुर्दे ठीक हैं। 110 से अगर नीचे आ गया, 90 के इन बिटवीन अगर आपका GFR है, तो आप स्टेज 1 के पेशेंट्स हो चुके हुए हैं। स्टेज 1 स्टार्ट है, 90 to 60 के इन बिटवीन आए तो स्टेज 2, 60 से 30 के इन बिटवीन आए तो स्टेज 3, और 30 to 15 के इन बिटवीन आए तो स्टेज 4 एंड स्टेज है, और उसके बाद
15 से यानी 15 to 0 के इन बिटवीन अगर आपकी रिपोर्ट आती है तो इसको एंड स्टेज या लास्ट स्टेज, और उसके बाद अब डॉक्टर्स चूँकि ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए तो अब वो कह रहे हैं शुरू हो गए हैं कि ये ट्रांसप्लांट वाली स्टेज है। हालांकि गुर्दा नया डालने की हम कोशिश में है कि गुर्दा नया डाल जाए, सारे गुर्दा डलवाने के चक्कर में जो खराबियां आपके जिस्म में मौजूद थी, जिन खराबियों की वजह से आपके अपने गुर्दे खराब हुए, जेन्युइन गुर्दे खराब हुए, वो खराबियां ठीक नहीं हुई, उन खराबियों का इलाज नहीं किया गया और गुर्दा डलवा लिया गया, तो वो खराबियां स्टिल पेंडिंग ओवर देयर, और वो आपके उस गुर्दे को भी, जो कि आपका तीसरा गुर्दा लगा है जिस्म में, किसी को निकाला नहीं गया, जिस तरफ लगाया गया उसी के नीचे रख के लगा दिया, वो थोड़ी देर काम करेगा, कुछ अरसा काम करेगा। अक्सरियत देखा गया कि ट्रांसप्लांट के बाद फिर वही डायलिसिस मशीनें, वही सब कुछ, तो या किसी के 1-2 साल गुजर गए। अच्छा डॉक्टर साहब, डायलिसिस पर तो बहुत बाद में जाएंगे, हम पहले बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि वो कुछ डैमेज हुआ हुआ है तो उसके ऊपर काम हो जाना चाहिए। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, एक तो फ्रीजर ड्रिंक आपने बता दी, वो बड़ी वजह बन डब्बों के जूस हैं, डब्बों के दूध हैं, आपकी वो तमाम फ्रोजन फूड है। अभी आज देख लें कि इस वक्त हर घर में गोश्त बकरे का अभी तो, या जो भी कुर्बानी का गोश्त है किसी के यहाँ, वो अभी तक पड़ा है। हम बात पहले से कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामों में कहा कि गोश्त जो है ना वो आपका 1 आध दिन तक आप उसको अगर लंबा रखना चाहते हैं तो वो जो हम पुराने दौर में हमारे बड़े वड़ियां बनाया करते थे उसको देख लें, लेकिन यहाँ पे हमने ड्राई मीट फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। अब WHO की रिपोर्ट भी आ गई हुई कि 72 घंटे से ज्यादा गोश्त आपका अगर फ्रिज में पड़ा है तो कैंसर काज करेगा। ये नहीं है कि अभी कैंसर कर देगा, टाइम लगेगा, आपकी बॉडी के थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा और वो सारे का सारा फ्रीज किया हुआ है। फिर इतना ज्यादा इकट्ठा फ्रीज किया जाता है कि उसमें से निकाला, अनफ्रीज किया और उसमें से कुछ निकाल के पका लिया, बाकी को फिर वापस डाल दिया। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना वो मसाइल हैं। फ्रिज के अंदर तरीका वही है जो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि वो जो हंटर बीफ जिसको कहा जाता है, बीफ कहा जाता है, वो जो ड्राई करके वो मसाले डाल के मुख्तलिफ वो है, उसको वड़ियाँ बनाना कहते थे, छोटे छोटे वो लड्डू टाइप बनते थे और उसको रखा जाता था, फिर वो ड्राई किया जाता था साई में, फिर वो 6-6 महीने भी लोग खाते थे तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसमें मसाले वगैरह सारे डाल के उसको बॉयल कर लिया गया होता था ना, फ्राई कर लिया गया होता था और उसमें सारा वो पोजीशन और थी। हम ये फ्रिजों के चक्कर में ऐसा पड़े हैं कि आपको घर से बीमारियां कैसे ख़त्म होंगी, आटा गूंद के वो सारा फ्रिज में पड़ा है। उसके बाद आ गया हमारे यहाँ बच्चों के अंदर के ये जो फ्रेंच फ्राइज इस वक्त दे रहे हैं, एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो 1 सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है। जो घर में बनाए जाते हैं वो भी, कहीं भी हो, वो आपके घर में हो, खुद बनाएं या बाजार से बने बनाए लेकर आए उनको फ्राई करें, या बाजार में अगर कोई फ्राई करके आपको मुख्तलिफ फास्ट फूड के साथ बिक रहा है, एक जस्ट अ सिंगल फ्रेंच फ्राइज इज इक्वल टू 1 सिगरेट। एक चाय का कप इस वक्त आपका तकरीबन 16 से 32 सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है। लेकिन हम सारे लगे हुए हैं इसके ऊपर। हालांकि ये जो चाय की पत्ती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब बरसगीर में आई थी, बरसगीर पाको हिंद में आई थी, तो इन्होंने बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे इसको यूज़ किया था उस दौर में, और लोगों को मुफ्त में गली महलों में मुख्तलिफ जगहों पे फ्री में बांटी थी पत्ती कि ये दूध में आपने डालनी। तो हम इन चीज़ों को गौर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक ऐसी वो आदत पड़ गई हुई है कि हम कहते हैं नहीं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पोल्यूटेड जो हमने अपने इर्द गिर्द पोल्यूटेंट्स पाल रखे हैं, ये कितना अफेक्ट करते हैं हमारे गुर्दों को? क्योंकि हम देखते हैं कि जो फैक्ट्री एरिया में लोग रहते हैं उनके गुर्दे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बनिस्बत उनके जो कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं या अच्छे माहौल में रहते हैं। देखें, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो जो चीज़ आएगी वो आपके सांस के जरिए जानी, वो इतना अफेक्ट नहीं करेगी जितना आप अपने घर में खाने पीने की चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। चावल इस वक्त आपका, कितने लोग चावल पे बड़े शदाई हैं कि जी बिरयानी खानी, चावल भी गुर्दों, चावल आर्सेनिक, चावल के अंदर आर्सेनिक आ चुका है, जितनी खाद लग रही है, जितनी उसके ऊपर स्प्रे हो रही है, वो सारी चीज़ें आर्सेनिक कॉज कर चुकी हुई हैं, और वो आर्सेनिक चावल के अंदर हमें कैंसर कॉज तक कर रहा है। ब्रायलर मुर्गी को जो फीड डाली जाती है उसके अंदर भी आर्सेनिक की बात को काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी और वो भी प्रूव हो गई, और इसी की आर्सेनिक की वजह से वो मुर्गी आपकी 21-22 दिनों में कंट्रोल शेड में 1.5-2 किलो की एवरेज के साथ आ रही है। एंटीबायोटिक्स उसको इतना दिया जा रहा है। ख़वातीन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सारी की सारी PCODs वगैरह और फाइब्राइड और मैस और मुख्तलिफ मसाइल जो हो रहे हैं और उनके पीरियड्स इशू जो हो रहे हैं, वो भी सारे के सारा वही काज कर रहा है। अंडा हम वो लेने का शौक रखते हैं जिस अंडे के अंदर बच्चा नहीं निकलता। ब्रायलर वो भी सेम, वही जो मां नहीं बन सकती। ये सारी चीजें अगर नहीं खाएं तो फिर आप डबल रोटी लेना चाहते हैं
तो डबल रोटी के अंदर आप देखिए पोटाशियम ब्रोमेट जो है वो एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो डबल रोटी फूलती है और हम उसके आदी हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपकी बातों से सुन के ना हमें भी ये लग रहा है कि सब कुछ खाना पीना छोड़िए। ऐसा नहीं है। देखें आपके पास जौ है, जौ की रोटी है, जौ का दलिया है, आपके पास अपनी प्योर देसी गंदम हुआ करती थी, हम उस पे वो जो चक्की, पत्थर की चक्की पे जो आटा पिसता था वो सबसे अच्छा था। हम चाइना चक्कियों पे वो इतनी बारीक क्रश कर देती हैं कि आपका फाइबर तक उसके अंदर, बल्कि अच्छे न्यूट्रिएंट जो है वो भी आपके सारे उसके अंदर जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें फिर आगे हमारी बारबेक्यू टिक्का पार्टियां जितनी भी हो रही हैं वो सारा कार्बन उससे आ रहा है, प्रोटीन उसके अंदर से खुल के नहीं निकलती, लोगों के प्रोटीन और आना शुरू होगी पेशाब में। बारबेक्यू खा लेना चाहिए आपको, मसालेदार और भुना हुआ या हांडियों में पका हुआ ऑयल वाला गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो बारबेक्यू भी ना। प्रोटीन जो है वो आपकी गोश्त के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन गोश्त में से बाहर तब निकलेगी जब आप उसको शोरबे वाला बनाएंगे या उसकी यखनी बनाएंगे। अगर वो प्रोटीन कभी कभार भुना हुआ ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बारबेक्यू और उन चक्करों में पड़ेंगे तो जो प्रोटीन उसके अंदर है वो उसके अंदर से निकली नहीं बाहर, उसी के अंदर बर्न हो गई। अब बर्न प्रोटीन जब आप इनटेक करेंगे तो क्या होगा, आपके जिस्म में कार्बन बढ़ेगा और कार्बन आपकी हड्डियों को कमजोर करेगा, उनके आउटलाइन जो किनारे होते हैं हड्डियों के वो सारे के सारे ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा लास्टली डॉक्टर साहब, पानी का कम इस्तेमाल ये कितनी बड़ी वजह है गुर्दों को नकारा? सर पानी तो हम पीना चाहिए, पानी हम पी नहीं रहे। एक तो पानी को ठंडा कभी भी इस्तेमाल ना करें, ये सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है। बहुत अगर कोई ठंडा पीना चाहता फिर घड़ा रख लें और उसमें पानी डालें, वो एक नेचुरल वे है। अदर देन आपको नीम गर्म पानी या गर्म पानी जो चुस्कियां लेके पिया जाए वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और किडनी के लिए एक और चीज़ आपको देता चलूँ यहाँ पे कि आपने 1 पाव अंगूर के पत्ते ले लें, और अंगूर के पत्ते मुख्तलिफ जगहों पे बेल्स लगी हुई हैं, उसमें से आपको पत्ते मिल जाएंगे, उनको तोड़ें, साफ़ करें, वज़न कर लें 1 पाव, उसके बाद धो लें और उसके बाद 10 ग्राम गलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, ये 2 चीज़ें आपको पंसार से मिलेंगी। तो ये लेकर एक मट्टी का घड़ा लें, घड़े का कोई भी साइज़ हो, तो उसमें आपने उबला हुआ पानी या फिल्टर वाला पानी उसमें डाल के घड़ा पानी से भर लें और उसमें ये तीनों चीज़ें डाल के आप उसको हला के ज़रा, तो उसके बाद 6 घंटे कहीं भी घर में एक साइड पे रख दें। 6 घंटे के बाद वो पानी आपके लिए तैयार है। ये पानी आप उन लोगों को दीजिए जिनके क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ चुका हुआ या जो डायलिसिस पे गए हुए हैं, अच्छा। जिनके गुर्दे वाश करने को वो गुर्दे वाश समझ रहे हैं। ये मैं आपको अपने पेशेंट्स को जो हम गुर्दे वाश कुदरती तरीके से करवाते हैं, ये मैंने आपको वो रेमेडी दे दी है कि गुर्दे वाश इसी से होंगे। डॉक्टर साहब रेमेडी अगर आप दे सकें, गुर्दों में पथरी का बड़ा मसला है और बड़ा पेनफुल भी प्रोसेस है। गुर्दे में ऑपरेशन के बगैर को मुमकिन है? बिल्कुल है। ऑपरेशन जब नहीं थे तो पथरियां कैसे निकलती थी? मकई का सिट्टा होता है, उसके आगे बाल होते हैं, जो गोरे गोरे बाल होते हैं वो निकाल लिए जाएं, 1 या 2 सिट्टों के आगे से काट लिए जाएं या पकड़ के खींच लें, उसमें से निकल आएंगे। तो 2 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पे रख के आप उसको पकाएं, उबालते रहें। जब वो 1 गिलास रह जाए नीचे उतार लें, शहद गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डालें और उसको 15-20 कतरे कलवंजी का तेल डालें और उसको नीम गर्म पिए, पथरी निकालेगा। खरबूजा खा के हम उसके छिलके फेंक देते हैं, तो वो छिलके इतने कारामद हैं कि उन्हीं छिलकों को ही अगर आप पानी में इसी तरह 2 गिलास पानी में डाल के उसको बॉयल करें और उसके बाद 1 गिलास पानी रह जाए नीचे उतार लें, छान लें और उसमें आप 15 से 20 कतरे कलवंजी का तेल डाल के लें, तो वो भी आपका अच्छे हैं। आपके लिए नारियल का जो पानी होता है, नारियल का पानी लें 1 गिलास, उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल डालें और 1 लेमन का रस उसके अंदर निचोड़कर उसमें मिक्स करके आप उसको पिएंगे, वो भी आपको करेगा। बाथू आपको याद होगा कि आप लोग जब साग बनाते हैं, ख़वातीन को ज़्यादा पता होता है, सरसों का साग जब, तो बाथू के बगैर तो वो वैसे ही इतना मज़ेदार नहीं बनता। बाथू आपको आम दिनों में भी खेतों में मिल जाएगा। आप बाथू ले आएँ, उसको बारीक बारीक काटें, 50 ग्राम यानी 1 स्टांक बाथू हो और उसको 2 गिलास पानी में डाल के उसको उबालते रहें। जब वो 1 गिलास रह जाए नीचे उतार लें, छान लें, शायद गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डाल लें हस्बे जायका, और 15-20 कतरे कलवंजी का तेल डाल के वो पिलाएं, आपकी पथरी जो है गुर्दों से निकलती है। डॉक्टर साहब आपका जो फार्मूला है, मैंने तो अपने मेकअप आर्टिस्ट पे आजमाया था कुछ 6 महीने पहले और उसको काफ़ी अफाका हुआ, उसको भी स्टोन था और यूरिन ब्लैडर के अंदर पता नहीं उसको स्टोन आ रहा था और वो इतना तकलीफ में था बेचारा, और मैंने वो सिट्टे जो है ना, सिट्टों के बाल उसको मंगवा कर उससे कहा कि ये आप पियो और वो अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिसिन पे आ चुका हुआ था। तो ये आपके जो तरीक़ाकार हैं, नेचुरल जो तरीके हैं, ये आजमाने से मेरे ख्याल बस इसको आखिर पे इन कौम को सिर्फ यही कहना है कि आप फितरत की तरफ वापस लौट आएँ, क्योंकि फितरत की तरफ लौटेंगे तो बीमारियों से, दवाइयों से सारी उम्र जान जो है छूटेगी और एक हेल्थी लाइफ जो है ना वो आपका मुकद्दर बनेगा। बिल्कुल खूबसूरत बात की आपने, और यही वो राज है जिसको हमें दोबारा से अपनाने की ज़रूरत है। नेचर की तरफ वापस आने से ही हमारी मुश्किलात और हमारी ज़िंदगियाँ
मुश्किलात कम होंगी, ज़िंदगी आसान होगी। बिल्कुल जी। और डॉक्टर जमील महरवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और ये मुफीद मशवरे अगर आप अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन आपकी जो स्टोन हो जाते हैं या आपको किसी भी किस्म का गुर्दों का कोई मर्ज़ लाहक हो चुका है तो उससे आप निकल सकते हैं और आप अपने गुर्दों को दोबारा से सेहतमंद बना सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तानी अदाकाराओं की बात करें तो छोटे बाल रखने का ट्रेंड वायरल होता जा रहा है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो शॉर्ट हेयर स्टाइल का रुझान, कई मारूफ अदाकाराओं ने इस अंदाज़ को अपना कर मद्दाहों को भरपूर उनकी तवज्जो हासिल की है, जिसमें हम देख रहे हैं हानिया आमिर। अगर आप देखें तो उनका हेयर स्टाइल भी इस वक्त काफ़ी छोटा उन्होंने करवा दिया और बड़ा सूट भी कर रहा है उनके ऊपर। सहीफा जब्बार खटक भी हैं जी, उन्होंने तो खैर बिल्कुल ही झंझट ख़त्म कर दिया है, जो भी थी खेती सारी उजाड़ दी और एंड में उन्होंने हेयर डाई भी करवा दी है ताकि ज़रा एक डिफरेंट स्टाइल उनका लग सके, और वो लग भी रही हैं डिफरेंट। और साथ में उनका जो एक रेस्टोरेंट था, जो पिज़्ज़ा चेन उन्होंने बनाई थी, उसको लेकर भी काफ़ी खबरों में गर्म रहती हैं। मिशी खान हैं, सजल अली हैं, सबूर अली हैं, ये सारी वो शख्सियात हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो इशाल से मुतासिर हुई हैं या इशाल उनसे मुतासिर हुई हैं, लेकिन इशाल ने बहरहाल इस ट्रेंड को फॉलो किया। मैं बिल्कुल इनसे मुतासिर नहीं हुई हूँ। मेरा तो जब भी मेरे बाल थोड़े से डैमेज हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं तो मैं उनको कटवा देती हूँ। ये तो मेरा पुराना बुरा है। तो मैंने जब इन्होंने नई कटिंग करवाई हुई थी, मैंने तो जुने तब भी शॉर्ट हेयर्स रखे हुए थे, कोई 2 साल पहले। इसका मतलब है कि ये सब आपसे इंस्पायर होकर इस ट्रेंड को दोबारा से अपना रहे हैं। तो इसका फायदा क्या, जरा नुकसान क्या, वो देखने वाले को फायदा और बताइए। नुकसान ये है कि एक बार फिर से आप बच्चे बन जाते हैं और आप यंग फील करते हैं, और अपने आप को एनर्जेटिक संवारने की, चुटिया बनाने की, बिल्कुल इस झंझट से भी बच जाते हैं। और बड़ी मजे की बात है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे एक मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी देर के बाद उनसे भी आप करने लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कॉलेज टाइम पे भी जो है ना बाल इतने छोटे रखे हैं कि जब मैं बीकॉम में थी तो मैंने बिल्कुल बॉयज कट रखा हुआ था, बॉब कट रखा हुआ था। तो कहते हैं कि हाँ, नहाने की झंझट से भी बच जाती होंगी और जुएं भी नहीं पड़ती। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, जुएं नहीं पड़ती, ये भी बात सच है। लेकिन आपको ना शैम्पू भी नहीं आपका ज़्यादा यूज़ होता, आपको हेयर स्टाइलिंग की टेंशन नहीं रहती, आप बालों को बिल्कुल ड्राई करते हैं, टॉवल ड्राई, वैसे ही ऑफिस चले हैं, काम पे चले हैं तो कोई पहचान बाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। लेकिन ये जनाब इस वक्त फैशन ट्रेंड में है, ये ट्रेंड इन हो चुका है और फैशन में है। बदलते हुए फैशन के साथ शॉर्ट हेयर स्टाइल अब महज एक वक्ती ट्रेंड नहीं बल्कि जदीद तर्ज ज़िंदगी और खुद एतमादी की अलामत भी बनता जा रहा है। तो जिनकी आप बात कर रही थी आरिफ सिद्दीकी, वैसे तो आज वालिदैन का आलमी दिन है, उस पर हम इनसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप रोशनी डालिए डॉक्टर साहब, क्या क्या फवायद हैं बॉय और जो भी इस वक्त सजल की आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके बालों पर क्या कहेंगे? और ये जो आप, ये है कि मुझे तो नहीं पता, खैर मैं तो नहीं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इतने छोटे बाल हों तो लड़ाई में पकड़ के खींचे भी नहीं जा सकते। ख्वातीन तो पकड़ के खींचती हैं बाल, तो उन्हें एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। जबरदस्त। तो इसके अलावा और कौन से फवायद हो सकते हैं इसके, बाल छोटे बाल कम करने के? ये तो आप लोगों को पता है, हम लोग तो बाल हमेशा छोटे रखते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ, सोबर नाइस लगता है आदमी, सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा लगता है। ख्वातीन कुछ लंबे बाल उनकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं, कुछ आपकी तरह छोटे बालों में आ जाती हैं, और जब मजबूरी बढ़ जाए जुमों वाली तो और छोटे हो जाते हैं। तो और फिर इनमें एक हमारी वो एक अदाकारा भी है जिन्होंने टिंड भी करवाई हुई है अभी, सहीफा की बात है। हाँ सहीफा, जिन्होंने बिल्कुल ही मशीन चलाई हुई है, उनके बारे में क्या कहेंगे? जुएं ज़्यादा हो गई थी या क्या हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ लोगों को मुनफरिद नजर आने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये लोग जो सड़कों के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, लंबी सी पोनी लड़कों ने बनाई होती है, आंखों में बाली डाली होती है, अगर आप देखें तो उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा होता। वो एक्चुअली कुछ ना कुछ मुनफरिद करके दिखाना चाहते हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ जी, तो और वो इतना ज़्यादा मुनफरिद कर देते हैं कि फिर वो बायस गुफ्तगू या तवज्जो का मरकज़ तो बनते ही हैं, लेकिन नमूना भी बन जाते हैं। खैर, हम आते हैं डॉक्टर साहब अपनी असल टॉपिक मौजू की तरफ, और वो है वालिदैन का आलमी दिन। दुनिया भर में ये मनाया जा रहा है। वैसे तो हर दिन वालिदैन के नाम होना चाहिए, जितनी मेहनत से, मुशक्क़त से और अपने हसरतों को कुर्बान करते हुए बच्चों की परवरिश करते हैं वालिदैन, तो ये एक दिन तक महदूद तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल मकसद ये है कि उनकी जो बेलौस खिदमात हैं उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाए, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाए। बिल्कुल। और वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी औलाद की खुशियों, तालीम और तरबियत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जब वक्फ कर देते हैं, तो वही औलाद अपने वालिदैन के लिए अपने वक्त में से 1 घंटा भी उनके लिए नहीं रख पाती है। और ये जो सायादार शजर की मानद होते हैं वालिदैन, जब ये चले जाते हैं, जब इनका साया उठ जाता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया है या हमसे कितनी बड़ी नेमत छिन गई है। तो खुदारा जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत कर लीजिए, और जितना आप सवाब कमा सकते हैं, जितनी आप रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं वो समेट लीजिए, क्योंकि जब ये चले गए तो फिर उन सारी चीज़ों से आपको महरूम होना पड़ेगा। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर, तो वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। और आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं ना, दिल को दुखाने वाला मौजू है,
बड़ा ही तकलीफ देता है जब आप वालिदैन को देखते हैं ओल्ड में पल रहे हैं या ओल्ड एज होम में उनका आखिरी ठिकाना बन चुका है, और बड़े पढ़े लिखे फैमिलीज़ के बच्चों ने अपने वालिदैन को वहाँ छोड़ा होता है, जिनको इतनी स्ट्रगल करके अपनी पूरी मोहब्बत देकर उन वालिदैन ने पाला होता है। वो इतनी औलाद पर, वो कहते हैं ना कि 2 माँ बाप मिल के 4 बच्चे 5 बच्चे भी पाल लेते हैं, और वो 4-5 बच्चे मिल के उन 2 माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, तो मुश्किल हो गया है। और इस ईद पर भी हमने देखा उन वालिदैन की बहुत सारी वीडियोस सामने आई हैं जहाँ पर बाप रोते हुए नज़र आए, माएँ रोती हुई नज़र आई कि हम अपने बच्चों के मुंतज़िर हैं लेकिन वो हमें लेने नहीं आते। ये एहसास कहते हैं माँ बाप बनने के बाद हमें हो जाता है, जब हमारे खुद बच्चे हो जाते हैं, तो उन औलादों को क्यों नहीं हो पा रहा, जो कि खुद भी तो बच्चों वाले हैं, कि कल को ये वक्त हम पर भी आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो इनकी अहमियत कितनी है, मैं इस बारे में मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं वो कोट करना चाहूँगा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जानते हैं आप सब के सब, तो उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बहुत शौक़ था। वो रहते थे यमन में, रसूल पाक थे मदीना में। उनकी माँ बड़ी ज़ईफ़ थी, बीमार रहती थी, आँखों में बिनाई बहुत कम थी, लेकिन शौक़ बहुत था। उन्होंने माँ से इजाज़त ली कि मैं रसूल करीम की ज़ियारत करने के लिए जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुख्तसर वक्त के लिए इजाज़त दे दी कि भाई इतने अरसे में आ जाना फिर वापस। वो वहाँ पर गए, मदीना पहुँचे तो बाई चांस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने उतना टाइम इंतज़ार किया जितना माँ ने इजाज़त दी थी। उसके बाद वहाँ से वो वापस चले गए, रसूल पाक की ज़ियारत किए बगैर। यमन से चले हैं, मदीना पहुँचे हैं सिर्फ ज़ियारत के लिए, ज़ियारत नहीं हुई, गिवन टाइम मुकम्मल हो गया, वो वापस आ गए, रसूल पाक की ज़ियारत से महरूम रह गए। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने अपने सहाबा से कहा, इनका जिक्र करते हुए, कि अगर तुम उन्हें मिलो और वो तुम्हारे लिए दुआ करें तो उनसे दुआ करवाना। सहाबा कराम से कहा कि सैयदना अवैस करनी से कभी मुलाकात हो तो अपने लिए उनसे दुआ करवाना। ये आप अहमियत देखें कि अपनी बूढ़ी वालदा के लिए उन्होंने क्या किया। इसी तरह अगर आप देखें तो जिहाद की 2-3 किस्में हैं, जिसमें से एक तो है दिफाई जिहाद है, जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है, हर एक पे फ़र्ज़ हो जाता है। एक है इक़दामी जिहाद। तो इक़दामी जिहाद जब किया जाता है तो उसमें जिहाद की कितनी फ़र्ज़ियत है, मगर आप अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर जिहाद के लिए भी नहीं जा सकते। 484 आयात हैं इसके बारे में, जिहाद की फ़जीलत के बारे में, लेकिन आप नहीं जा सकते अगर आपको वालिदैन इजाज़त नहीं दे रहे तो। ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि आम तौर पे सारे का सारा इल्ज़ाम एक चीज़ के ऊपर डाल देते हैं, हर चीज़ के दोनों पहलू सामने रख लें ताकि ये मामला हल हो सके। आपने बहुत खूबसूरत फ़िक्रा कहा कि 2 माँ बाप 4, 6, 7 बच्चे पाल देते हैं, वो 7 बच्चे मिलके एक बूढ़ा वालिद या एक बूढ़ी वालिदा नहीं पाल सकते। इस पे उनकी तरबियत का ज़ाहिर है कि फ़र्क आता है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, बच्चा हर गुज़रते दिन के साथ बड़ा हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, जबकि वालिदैन हर गुज़रते दिन के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। बच्चे को एक बात पहले 10 मरतबा समझानी पड़ती थी, फिर 5 मरतबा, फिर 4 मरतबा और फिर 1 मरतबा। वालिदैन को बात जितने देर में अब समझा रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब ये दोनों पार्टियों को गैप समझना चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए कि अब ये डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, इनका जो प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, काम करने का प्रोसेस है, वो स्लो हो चुका है, इन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर हम ये समझ लें तो फिर वालिदैन बोझ नहीं रहते। इसी तरह वालिदैन को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम दोनों की स्पीड का फ़र्क हो गया है। अब मुझे अपने बेटे के साथ और रफ्तार से चलना है और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ और रफ्तार से चलना है। मैं जब दोनों मिल जाते हैं ना तो मामला आसान हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने ओल्ड होम्स वगैरह के हवाले से कही कि लोग रो रहे हैं, मिलने के लिए भी आए, और वहाँ पे तो रसूल पाक की इजारत को छोड़ के आ गए, तो ये सबको सोचना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसमें जवाज़ पेश करेंगे, जवाज़ बड़े अच्छे अच्छे होते हैं कि एक तो ये है कि मैं कमाने के लिए मुल्क से बाहर हूँ, मैं पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर हूँ, टिकटें बड़ी महंगी हो गई हैं, अब वो एक टिकट नहीं अब ख़रीद पा रहे, 5, 6, 7 लाख की टिकट होगी, आना जाना होगा, रिश्तेदारों के लिए तहाइफ़ लेने होंगे, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप रिकॉल करें तो आपके पेरेंट्स ने जिस टाइम में आपकी परवरिश की, बाज़ औक़ात ऐसे हुआ कि उन्होंने ईद पर अपने कपड़े नहीं आपके कपड़े सिलवाए, उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पसे पुश डाला, आपकी तालीम के ऊपर ख़र्च किया, आपकी जॉब के लिए ख़र्च किया, आपकी शादी के लिए ख़र्च किया, अपने आप को बिल्कुल मिटा दिया। तो अगर अभी कोई ऐसा मौका आता है, ऐसा त्यौहार आता है जहाँ पर आपको उन्हें जाना चाहिए और उसके ऊपर कुछ ख़र्चा हो रहा है और आप वो ख़र्चा सिर्फ इस डर से नहीं कर पा रहे कि मेरी सेविंग कम हो जाएंगी, तो आप तो खैर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी हमारी गुफ्तगू से पहले ऑफ द कैमरा, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि देन शेम ऑन यू। तो आपको शर्म करनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, यहाँ पर बीवियों का किरदार भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अपने जब आप
अपने माँ बाप को छोड़कर आए हैं, आपको एहसास होना चाहिए कि माँ बाप कितने ज़रूरी हैं, आप उनकी शिद्दत, उनकी कमी को महसूस करते हैं बड़ी शिद्दत से। तो जब वही बेटा आप अपने माँ बाप से दूर कर देते हैं या किसी ऐसी जगह पर आप बसेरा किए हुए हैं जो वालिदैन से दूर है, तो बेटे को वालिदैन के फ़राइज़ भी अदा करने हैं, उनसे मिलना मिलाना भी रखना है, उन तक जाना भी है, उनके हर अखराजात भी पूरे करने हैं, और वो वालिदैन इंतज़ार में भी होंगे। तो फिर जब बीवियाँ इस चीज़ के लिए शौहरों को मजबूर कर देती हैं या उनको वालिदैन से दूर कर देती हैं, वो ओल्ड एज होम में है या किसी अदर सिटी, अदर कंट्री में मौजूद हैं, तो फिर वहाँ पर बीवियाँ भी तो इसमें उतनी ही गुनहगार होंगी या उतना ही ना सिर्फ ये कि बल्कि शायद ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि वो पीछे से पुश तो कर रही है ना, फिर वो ये भूल रही हैं कि उन्होंने बूढ़े होना है। फिर उनके बच्चे जो इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, अब एक लर्न बिहेवियर है। बच्चा सोच लेता है कि बूढ़े हो जाएं, जब मेरे अम्मी भी बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे भी उनके साथ यही करना होगा। ये लर्न बिहेवियर है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा पुरसुकून गुजरे तो अपने वालिदैन के बुढ़ापे को पुरसुकून करें। और यहाँ पर मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा वालिदैन को भी, यूज़फुलनेस इसे हमेशा बरकरार रखें, अनलेस कि आप माजूर नहीं हो जाते। आपने देखा होगा, हमारे व्यूअर ने देखा होगा कि बड़े बड़े गज़टेड अफसरान जो 20, 21, 22वें ग्रेड से रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद तो बच्चों को स्कूल लेके जाने की ड्यूटी निभा रहे होते हैं कि स्कूल लेके जाऊंगा और स्कूल से मैं लेके आऊँगा। कोई सब्ज़ी लेने के लिए ड्यूटी ली हुई है कि मैं जी गोश्त मैं लेके आया करूँगा, सब्ज़ी मैं लेके आया करूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। उनके पास गाड़ी मौजूद है, ड्राइवर मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन एक्टिव रहना, एक तो एक्टिव रहना, दूसरा यूज़फुलनेस, आप उस घर के लिए कितना मुफीद हैं। जब किसी ना किसी हद तक आप अपनी यूज़फुलनेस को बरकरार रखते हैं तो आपकी वैल्यू रहती है। और यूज़फुलनेस का एक और अहम पार्ट फाइनेंसेस हैं। जो वालिदैन मोहब्बत में मुब्तला होकर अपना सभी कुछ अपनी औलाद की जवानी में ही हवाले कर देते हैं कि लो भाई मैं तो तुम्हारे साथ रह लूँगा, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, तो देखा ये गया है कि उनमें से अक्सरियत बाद में ख्वार होती है। आपकी यूज़फुलनेस ये भी है कि आप फाइनेंशियली अपना इन्हिसार अपने ऊपर रखें। बिल्कुल सही। और यही दुआ भी करते हैं हमारे पेरेंट्स भी, और उनकी कोशिश होती है कि कभी किसी की मोहताजी, ख़ास तौर पे अपने बच्चों की मोहताजी भी अल्लाह ताला ये नौबत ना लेकर आए। लेकिन बहरहाल रम्या फ़िक्रिया, आज आप जो बोएंगे कल आपको वो काटना भी पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपने पेरेंट्स के साथ वैसा ही बर्ताव रखिए जैसा आप अपने बच्चों से अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके सितारे क्या कहते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। और सितारों की चाल, सैयारों की गर्दिश को इंसानी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है, जिसके मुताबिक बाज़ औक़ात कामयाबी, मुश्किलात या अहम फैसलों के इशारे भी मिलते हैं। और इन इशारों को पहचानने की हम आज के प्रोग्राम में भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपका फेवरेट सेगमेंट है। बिल्कुल जी। और इंसान हमेशा अपने मुस्तकबिल को लेकर बड़ा ही परेशान रहता है, जानने की कोशिश करता रहता है, किस्मत के राज समझने की कोशिश करता है। और इसी जुस्तजू ने इल्म नजूम को जन्म दिया, जहाँ सितारों, सियारों और तारीखी पैदाइश की बुनियाद पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश की जाती है। तो आज फिर आप अपने सितारों के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके सितारे बनते हैं, कि वो क्या कहते हैं और आपको किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे उनसा आपको, और आपसे जानेंगे वन बाय वन कि किन सितारों को एहतियात बरतनी होगी और किन के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम। सबसे पहले आप सब मॉर्निंग। लोगों को ईद मुबारक। ईद गुजर चुकी है लेकिन ईद मुबारक फिर भी आपको भी फिर भी चले। मुबारक। थैंक यू। अच्छा, एरीज से शुरू करते हैं, और एरीज वालों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो पैसों का कार्ड होता है, और पैसों की लेन देन इस हफ्ते रहेगी। पैसे कहीं आपके फंसे हुए हैं तो वापस मिल जाएंगे। इसके साथ नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग, लोगों के साथ मीटअप करना, मुलाकातें करना, कारोबारी लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से, कोई प्रॉपर्टी का लेन देन होगा या पैसों का कोई लेन देन हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट आप करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी को लेकर कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है। नौकरी, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको इस हफ्ते ही कोई जॉब मिल जाएगी। तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो पैसों के मामलात आपके स्टेबल रहेंगे, बेहतर रहेंगे। फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये हफ्ता काफ़ी मसरूफ रहेगा आपके लिए। बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपके गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, चाहे वो शादी का गोल है, कारोबार का गोल है, नौकरी का गोल है, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको इजीली वो चीज़ नहीं मिल सकती। आपको उस चीज़ को लेकर कोशिश करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी।
उसके बाद जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के लिए पैसों को लेकर बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड चोरी का कार्ड है, लॉस का कार्ड है, पैसों का कोई नुकसान हो सकता है जेमिनाई वालों के लिए, या अगर आप लॉटरी ले रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, पैसों को लेकर किसी पे भरोसा नहीं करना है आपने, क्योंकि आपका भरोसा भी कोई तोड़ सकता है। तो अगर पैसों का कोई लेन देन है, कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं बिजनेस आपने स्टार्ट लगाने हैं, कारोबार में पैसे लगाने हैं, तो बहुत सोच समझ के लगाइए। फिर कैंसर की बात करते हैं। कैंसर के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका कोई रिश्ता आ सकता है, शादी के मामलात आपके तय हो सकते हैं, और ट्रैवल आपका हो सकता है, कोई ट्रैवल पे आप जा सकते हैं, किसी बैरून मुल्क जा सकते हैं या किसी और सिटी में जा सकते हैं। उसके अलावा कोई ऑफर आ सकती है, जैसे जॉब ऑफर हो सकती है, कोई कारोबार की ऑफर हो सकती है, पार्टनरशिप की कोई ऑफर हो सकती है। फिर ये कार्ड जो है थोड़ा इमोशनल कार्ड भी है। हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो थोड़ा हम फास्ट ट्रैक पे जाएंगे। लियो के लिए टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करें, अपने रूटीन को बैलेंस करें। वर्गो की बात करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपके हक में है, आपके फेवर में है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका किस्मत साथ देगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इस हफ्ते। वर्गो की बात, यहाँ पे लिब्रा की बात करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स कामयाबी का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड, कोई गुड न्यूज मिल सकती है स्कॉर्पियो को, खुशखबरी मिल सकती है जॉब से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड। सेजिटेरियस वालों के लिए जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड है। सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। थोड़ी बहुत रुकावटें कामों में आ सकती हैं, लेकिन आपका काम हो जाएगा। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। विशेस आपकी पूरी होंगी, आपको खुशी मिलेगी, आपकी कोई दुआ कबूल होगी। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, काम की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। सेहत का एक्वेरियस वालों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। पाइसेस वाले जस्टिस का कार्ड है। कोई लीगल मैटर्स हैं उसमें आपको इंसाफ मिल सकता है। आपके साथ कोई ज्यादती हो है तो उसमें आपको इंसाफ मिल सकता है। आपके मामलात बैलेंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल मामलात। फिर बहुत समझदारी के साथ पाइसेस को कोई फैसला लेना चाहिए, शादी का फैसला हो, कारोबार का फैसला हो, नौकरी का फैसला हो। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया उनसा शाह। आपने हमें तमाम सितारों के बारे में बहुत जल्दी इतने कम टाइम में सिर्फ आप ही कर सकती हैं, तमाम सितारों का हवाला आपने हमें बता दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जो कि इस सेगमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो इसको देखते हुए, समझते हुए इस हिसाब से ही अपने पूरे हफ्ते को प्लान कर पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों में मोह के सोच समझ के फैसला करना होता है और कदम उठाना होता है। तो इसलिए कभी गलतफहमी पैदा हो जाती है, कभी कुछ ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ कर करनी होंगी। बिल्कुल सोच समझ के करनी होंगी, इस वजह से भी कि बजट भी आने वाला है और वो एक अलहदा आजमाइश है, तो उसको भी प्लान कर लीजिए। गर्म मौसम भी है, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बहुत से लोग जाना चाह रहे होंगे क्योंकि अब बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं, तो ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा। लेकिन बहरहाल जुनैद, कहीं आप दूसरों के चक्कर में अपना तो नहीं बता रहे कि आप जाना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहा हूं कि आप भी जहन बना लीजिए, किसी भी टाइम कोई भी प्लान बन सकता है और आपको ये भारी जिम्मेदारी अपने नातवा कंधों में उठानी पड़ती है। कोई बात नहीं, हमारा भी दिन आएगा। अगले का बदला तो चलता ही है ना, लेकिन हमारी गपशप चलती रहेगी। हमारा वक्त खत्म हो चुका है, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।